उसकी इंपॉर्टेंस बताओ, तो क्या इंपॉर्टेंस रही होगी? तो एक इंपॉर्टेंस तो ये है कि हल्दी घाटी का युद्ध एक एम्परियलिस्टिक पावर और एक रीजनल फ्रीडम का युद्ध है वर्सेज प्रादेशिक स्वतंत्रता। मतलब कि एक तरफ अकबर जैसा राजा है जो अपने एम्पायर एक्सपेंशन करना चाहता है, अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता है, एम्परियलिस्टिक अप्रोच रखता है, एम्परियलिस्टिक एम्बिशंस रखता है और अपने साम्राज्यवादी शक्ति के तहत आक्रमण कर रहा है। पर दूसरी तरफ एक बंदा है जो अपने रीजनल फ्रीडम को, अपने रीजनल इंडिपेंडेंस को, अपनी क्षेत्रीय स्वतंत्रता को, अपनी प्रादेशिक स्वतंत्रता को बचाने का प्रयास कर रहा है। ये देखिए ठीक वैसा है जैसा हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे कि अंग्रेज एक साम्राज्यवादी ताकत थे, वो पूरे भारत पर कब्जा करना चाहते हैं या भारत पर कब्जा किया उन्होंने और उसके खिलाफ हमारे लोग उठ खड़े हुए। तो जिस प्रकार हम क्यों उठ खड़े हुए, क्योंकि हम कहते हैं ये प्रदेश हमारा है, ये इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, इसकी स्वतंत्रता हमें प्रिय है, यहाँ पर हम राज करेंगे। एग्जैक्टली वैसा का वैसा उसमें प्रताप और प्रताप के साथ में मेवाड़ की जनता कर रही है कि एक साम्राज्यवादी ताकत का मिलजुल कर सामना कर रही है। क्यों? क्योंकि वो अपने क्षेत्र की स्वतंत्रता, अखंडता, इंटीग्रिटी, इंडिपेंडेंस जो भी है उसे बचाने का प्रयास कर रहे थे वो लोग। तो एक बात तो ये याद रखने वाली सी। दूसरी बात है, स्वाभाविक सी बात है, अकबर एक बहुत बड़ा राजा है, उसके पास खूब सारा धन है, उसकी सेना भी बड़ी है। प्रताप, मेवाड़ एक छोटा स्टेट है, लगातार युद्धों में फंसे होने से धन भी कमजोर पड़ा होगा कहीं ना कहीं, सेना भी कमजोर है, उसके बावजूद लड़ रहे थे वो लोग। सीमित संसाधन, लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद प्रताप लड़ा था। इससे उसकी जो सेना थी, उसकी जो जनता थी, उसमें एक होप और मोरलिटी की भावना जगी, आशा और नैतिकता का संचार होता उसकी सेना में। होप नजर आई है कहीं ना कहीं कि नहीं, हमारा राजा हमारे साथ खड़ा है, भले ही उसके पास संसाधन कम हो लेकिन लड़ रहा है। एक नैतिकता दिखाई देती है, मोरलिटी बढ़ती है लोगों की, मोरल अप होता है लोगों का कि नहीं यार लड़ेंगे, धन कम है तो क्या हुआ, हमारा जो राजा है वो लड़ रहा है। और मैं हमेशा एक सिंपल सा एग्जाम देता हूँ यार, आरएस का रिजल्ट आया और रिजल्ट के अंदर देखा कि एक लड़का जिसके पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन है या जिसके पापा ऑलरेडी आईएएस लगे हुए थे, वो एक अच्छी इंग्लिश मीडियम की स्कूल के अंदर पढ़ा हुआ था और उसको अच्छी कोचिंग भी मिली थी, उसके पास तमाम रिसोर्सेज थे और उस बंदे की टॉप 10 में रैंक आ गई। एक उसका विपरीत, एक ठेठ कोई जैसलमेर बॉर्डर का कोई एक लड़का जो शुरुआत से ही ग्रामीण स्कूल के अंदर या गवर्नमेंट स्कूल के अंदर पढ़ा था, इसके पिताजी एक साधारण किसान है या कई बार किसान भी नहीं, कोई मजदूर है, और उसने पढ़ाई भी अपने जैसे तैसे करके पूरी की है और फिर तैयारी भी संघर्ष करते हुए, छोटे मोटे कोई साथ में नौकरी करते हुए भी अपनी तैयारी की है या बेरोजगारी के अंदर अपनी तैयारी की है और उसका सिलेक्शन होता है, भले उसकी रैंक मत कहता हूँ 200 रैंक आती है। अगले दिन अखबार में या हमारे आसपास में चर्चा किसकी होती है, उस टॉप 10 वाले की या उस 200 वाले की होती है? ऑब्वियसली अखबारों के अंदर हमेशा आएगा किसान का बेटा बना, संघर्ष के बावजूद बना, बेरोजगारी के बावजूद बना। हम उस सेकंड वाले की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं यार उसके रिसोर्सेज लिमिटेड थे, उसके बावजूद उसने हार नहीं मानी। हल्दी घाटी का युद्ध ये सिखाता है कि भले ही हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हो, उसके बावजूद हार नहीं माननी है, उसके बावजूद लड़ाई करनी चाहिए और लड़ाई करने से जीत मिलती है। इससे जो आसपास के बाकी लोग होते हैं आपके, उनके अंदर कहीं ना कहीं आशा दिखती है, उनमें कहीं ना कहीं मोरल अप दिखता है उनका। फिर हल्दी घाटी का युद्ध राष्ट्रवाद की भावना सिखाता है, नेशनलिज्म सिखाता है। और राष्ट्र देखो पहले होता क्या था, पहले ये नेशनलिज्म वाली भावनाएं नहीं थी, पहले सेनाएं लड़ती थी। बाबर की सेना संगा की सेना से लड़ लेगी, कुंभा की सेना को महमूद खिलजी की सेना से लड़ लेगी, रतन सिंह की सेना अलाउद्दीन खिलजी की सेना से लड़ लेगी। आम जनता का इतना कोई उसके अंदर पार्टिसिपेशन नहीं हुआ करता था। और अपने तो संस्कृत में, हिंदी में एक वो है शायद लाइन है कि कोई नरप हो हमें क्या हानि, कि कोई राजा बन जाए हमें क्या लाभ है यार, हमें टैक्स देने यार, इस बाबर को भी टैक्स देना, संगा को भी टैक्स देना। पर प्रताप के साथ में जन जन का नायक बन गया था। आसपास के तमाम लोग, वो जो जनजातियां थी, वो जो भील थे, वो जो गाड़िया लोहार थे, उन तमाम लोगों ने इस युद्ध के अंदर भाग लिया था। इसलिए जनता के अंदर, आम पब्लिक में यदि नेशनलिज्म को युद्ध जगाता है तो वो युद्ध हल्दी घाटी है। अब और कभी नोटिस भी कीजिए इस बात को कि किसी भी चीज का महत्व तब नहीं है जब वो हुई है, महत्व तब है जब होने के बाद भी उसकी इंपॉर्टेंस जारी रही है नहीं रही, वो हमें दिखती है। कि हल्दी घाटी आज भी राष्ट्रवादियों के लिए
मोटिवेटर का काम करता है, आज भी राष्ट्रवादियों के लिए, नेशनलिस्ट के लिए इंस्पिरेशन का काम करता है। और हमारा जब नेशनल मूवमेंट चल रहा था तो हमारे जितने नेता थे, तिलक थे, कोई चंद्रशेखर आजाद थे, तमाम लोगों, वीर सावरकर थे, तमाम लोगों के कहीं ना कहीं दिमाग में हल्दी घाटी है। उनके उदाहरणों में, उनके भाषणों में मिलता है कि जिस प्रकार हल्दी घाटी के युद्ध में और प्रताप अकबर के खिलाफ लड़ा था या मेवाड़ वाले मुगलों के खिलाफ लड़े थे, उसी प्रकार हमें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना चाहिए। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि महाराणा प्रताप को, या हमारे जो ये मेवाड़ वालों का संघर्ष था, या जो हमारे राजस्थान का संघर्ष है, इसको महानतम बनाने का या दुनिया को बताने का काम बंगालियों ने किया है। क्योंकि जब अंग्रेजों का शासन राजस्थान भारत में आ गया था तो सबसे पहले राष्ट्रवाद कहीं पर आया था, तो बंगाल में आया था। नेशनलिज्म बंगाल के अंदर आया था सबसे पहले। और कहा ही जाता था कि बंगाल जो आज सोचता है बाकी भारत कल सोचेगा। तो बंगालियों में सबसे पहले राष्ट्रवाद की भावना आई थी। पर बंगालियों ने, जब नेताओं ने, जो नेता थे उनमें जब नेशनलिज्म आया तो उन्होंने कहा यार इस राष्ट्रवाद को और अप कैसे किया जाए, रूट लेवल तक कैसे लेके जाया जाए, जनता को इसके बारे में कैसे बताया जाए। तो ऐसे हीरो होने चाहिए अपने पास में जो अतीत से लिए जाएं, जो पास्ट से लिए जाएं अपने, ताकि लोगों को मोरल अप कर सके, लोगों को इंस्पिरेशन दे सके, लोगों को मोटिवेट कर सके। वो हीरो राजस्थान वाले थे तमाम। तो अपने राजस्थान के इतिहास को तो आगे फॉरवर्ड करने वाले वो लोग, उन्होंने तब तक जेम्स टोड की किताब पढ़ ली थी। टोड की किताब के आधार पर उन्होंने ये बताना शुरू किया कि यार क्या लड़े होंगे। इसलिए हम हमेशा वो नेशनलिस्ट के लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। मैं हमेशा और कहता हूँ ऐसी चला दूं यार, वो हमेशा हमेशा मैं एक बात हमेशा और कहता रहता हूं कि आप कभी खानवा जाओ, कि आप कभी खानवा गए तो पहली बात तो किसी के मन में नहीं आता कि खानवा जाके, भाई भारत में युद्ध क्षेत्र कौन कौन से, कि पानीपत है, तराइन है, ये सब युद्ध क्षेत्र है। मुझे नहीं लगता किसी बंदे कभी मन में आता कि यार मैं तराइन देख के आऊंगा, या मैं कभी पानीपत देख के आऊंगा, या मैं कभी खानवा देख के आऊंगा। हाँ, आप जब वहां से निकलते हैं तो आपके मन में हिस्ट्री के प्रति वो उत्सुकता जरूर जागृत होती है, और आपको लगता है अच्छा ये वो पानीपत है जहां पर युद्ध हुआ था, ये वो तराइन है जहां पृथ्वीराज चौहान और गोरी लड़े थे, ये वो खानवा है जहां पे सांगा और बाबर लड़ लिए थे। ऐसी उत्सुकताएं उत्पन्न हो सकती है। परंतु आप और मैं हमेशा देखते हैं, आपने आसपास में नोटिस किया होगा कि जो कोई उदयपुर आता है वो हल्दी घाटी जाता है। इवन हल्दी घाटी जाता ही नहीं है, लोग हल्दी घाटी से बाकायदा मिट्टी उठा के लाते हैं, साथ लाते हैं, घर रखते हैं। कुछ ना कुछ तो उस युद्ध में अलग हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो वहां पर अलग भावनाएं रही होगी, तभी लोग आज इतने सालों बाद भी, आज 400 450 साल बीत गए उसके बाद भी वो भावनाएं कम पड़ने का नाम नहीं ले रही है। हल्दी घाटी से जुड़ाव आज भी उतना ही है। हल्दी घाटी नाम आते आज भी कहीं ना कहीं हमारे रोम रोम खड़ा होता है, रोंगटा खड़ा होता है। हम उसके बारे में जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, खूब सारी बातें हैं आज भी। मैं तो कहता हूँ उस पर चर्चा भी चल रही है, तो उसका क्या कारण है? और किसी युद्ध पे तो इतनी चर्चा नहीं चलती, इसका मतलब उस युद्ध में उस दिन कुछ अलग बातें हुई थी। तो हल्दी घाटी आप याद ही रखना भाई, उसका महत्व याद रखना, इंपॉर्टेंस याद रखना। इंपॉर्टेंस पूछे, कॉन्सिक्वेंस पूछे आपसे, आपसे कोई उसका इम्पैक्ट पूछे, तो ये सारी बातें याद रखना, हल्दी घाटी का क्या महत्व। बड़ी सी बात तो यही थी प्रताप के बारे में, हल्दी घाटी आप जानते ही हो, मैंने थोड़ी सी बातें और बता दी आपको। अब आगे बढ़ते हैं। देखो इसके बाद लो एक और युद्ध और आ गया। मैंने कहा कि हल्दी घाटी के अंदर जब मान सिंह और आसफ खान हार के चले गए, अकबर खुद आया, और अकबर ने खुद ने आके यहाँ पे कमांड किया, लेकिन अकबर भी कुछ ही नहीं कर पाया। उदयपुर का नाम मोहम्मदाबाद करके वापस चला गया। तो अब अकबर ने अपने एक बेहतरीन कमांडर को भेजा था, शाहबाज खान। तब प्रताप की राजधानी कुंभलगढ़ हुआ करती थी, इसलिए शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ पर अटैक किए थे। वैसे मेवाड़ वालों की इमरजेंसी कैपिटल कौन सी? कुंभलगढ़। इसने 3 अटैक किए थे, याद रखना भाई। ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ पर कितने आक्रमण किए थे? 3। या शाहबाज खान ने 3 आक्रमण कहां पर किए थे? कुंभलगढ़। या कुंभलगढ़ पर 3 आक्रमण किसने किए थे? शाहबाज। 77, 78, 79, 3 अटैक किए थे। और कहते भी एक भाई कुंभलगढ़ के किले पे कोई कब्जा नहीं कर पाया था, पर शाहबाज खान इस पर एक बार कब्जा करने में सफल हो गया था। 3 अप्रैल 1578 को उसने कुंभलगढ़ पर एक बार कब्जा कर लिया था। प्रताप को यहां से निकलना पड़ा था। प्रताप भान सोनगरा थे, उनको ये किला देके चले गए थे। और वहीं कोल्यारी गांव पड़ता पास, कोल्यारी के पास में एक जगह पड़ती आवरगढ़, और उस आवरगढ़ को अपनी कुछ दिनों के लिए अस्थायी राजधानी बनाई थी। तो कुंभलगढ़ जब छूटा था, जब 3 अप्रैल 1578 को शाहबाज खान कब्जा कर लेता, उसके बाद कुछ टाइम के लिए उन्होंने आवरगढ़ को अपनी राजधानी बना ली थी। कुल मिलाकर अपने याद रखने वाली बात यह कि अकबर और प्रताप के बीच संघर्ष में 3 अटैक कौन से किले पर किए गए थे? कुंभलगढ़। किसने किए थे? शाहबाज खान ने।
कब्जा करने में सफल हो गया था 3 अप्रैल 1578 को। कब कब हमले किए थे? 77, 78, 79। और प्रताप ने उसके बाद कुछ दिनों के लिए अपनी अस्थायी राजधानी कहां पर बनाई थी? तो अवरगढ़ के अंदर अस्थायी राजधानी उन्होंने अपनी बना ली थी। थोड़ी ये बात याद रख लेना आप। और इसी टाइम कहते हैं कि जब कुंभलगढ़ पे कब्जा हो गया था तो प्रताप यहाँ से